हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप सभी का पेपर 22 मार्च को है, जो कि बोर्ड एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और इस सीरीज़ की मतलब जो हम सीरीज़ लेकर के आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की, मैं टोटल 4 से 5 वीडियोस डालूंगा, जिसमें मैं दोनों बुक की एमसीक्यू कवर करने वाला हूं। साथ में ही शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बुक के अलग अलग वीडियो आएंगी, लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों बुक की अलग अलग वीडियो आएंगी। तो टोटल 5 वीडियो आएंगी। पहली जो वीडियो है हमारी, जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये एमसीक्यू है दोनों बुक का। तो आप इस वीडियो के बाद वो भी वीडियोस देख लेना। और एक और बात मैं आपसे गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप ये 5 वीडियोस मेरी देख लेते हैं, एक तो एमसीक्यू वाली और उसके बाद 2 आएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस की और 2 आएंगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आप ये समझिए कि लगभग आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन अ ईयर। तो अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने क्या किया था, हस्तक्षेप किया था वहां पर तालिबान की सरकार को गिराने के लिए बेसिकली। तो ये कब किया था, तो 1979 में हुआ था। और अभी के टाइम पर भी वहां पर तालिबान की ही सरकार है। तो ऐसा ही एक काम उस टाइम हुआ था 1979 के टाइम पर। तो उस टाइम सोवियत संघ ने वहां पर एक तरीके से लड़ाई लड़ी थी उनके खिलाफ। तो वो 1979 का ईयर था। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो देखिए 1985 में सोवियत संघ का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ की एक ही पार्टी चलती है कम्युनिस्ट पार्टी, तो वहाँ का जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव कौन बना था, तो वो आंसर है भाई मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, एक और बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि इन द मिड ऑफ 1980s। ओके, तो मिड ऑफ 1980s का मतलब होता है 1980s है, 80s का मतलब 1980 का जो दशक है उसके मिड में। मिड क्या होता है भाई, 1985 यानी कि मध्य। तो वो भी क्वेश्चन अगर आपका आता है कि 1980s के मिड में कौन था, तो वो भी कौन थे भाई, मिखाइल गोर्बाचेव। क्योंकि 1980s का मिड क्या बनेगा भाई, 1985 बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट सेवर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ। तो सबसे ज्यादा जो संघर्ष देखा गया था, जो एक तरीके से गृहयुद्ध देखा गया था, वो बाल्कन गणराज्यों में से कहां पर देखा गया था, वो था आपका यूगोस्लाविया। यहां पर 10 साल तक गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, द बर्लिन वॉल फेल इन। तो बर्लिन की जो दीवार थी, जो कि यूरोप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटती थी, ठीक जर्मनी के बीचों बीच जो उसका क्या है, उसकी राजधानी है बर्लिन, वहां पर वो दीवार बनाई गई थी। तो वो कब गिरी, तो नवंबर 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 10 साल तक वहां पर गृहयुद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी, वो किस देश में बनी हुई थी भाई, तजाकिस्तान में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स। तो सोवियत संघ का विघटन या फिर पतन हम पूछ रहे हैं कब हुआ, तो 1991, सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत रशिया। तो जो सोवियत संघ है, बेसिकली सोवियत यूनियन यूएसएसआर, इसमें से सभी के सभी जो गणराज्य थे वो अलग अलग हुए थे, आप सभी को पता है। तो उन सभी में से सबसे पहला गणराज्य जिसने बोला था कि भाई मैं जो हूं आपके साथ नहीं हूं और मैं इंडिपेंडेंट हूं, वो कौन सा था, ये सवाल। तो जो लुथियानिया था वो आपका सबसे पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया था। अगला क्वेश्चन आपका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी वही पार्टी है जिसने रशिया में एक तरीके से आंदोलन किया था, रशियन रेवोल्यूशन भी हम कहते हैं। तो ये किसने इसकी स्थापना करी थी, तो व्लादिमीर लेनिन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और इन्होंने ही यहाँ पर वो जो आंदोलन था, जो सबसे पहला आंदोलन चला था 1917 में, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से आप सुना होगा आपने, तो वो इन्होंने ही चलाया था इस पार्टी के जरिए, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 वाज लीड बाय। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा आपसे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी या फिर बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं आप। और यहां पर क्या पूछ लिया भाई, रशियन रेवोल्यूशन। तो जो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ वो किसने चलाया था, व्लादिमीर लेनिन ने ही चलाया था। ये पूरा नाम है व्लादिमीर इलिच लेनिन, ठीक है। तो दोनों नाम एक ही हैं और ये एक ही क्रांति की यहाँ पर बात हो रही है। तो 1917 में रूसी क्रांति जो हुई थी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हुई थी, और वो किसने चलाया था भाई, व्लादिमीर लेनिन ने। और अभी वहां के राष्ट्रपति कौन है, रूस के व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला है द चेचेन्स। तो चेचेन्स जो आपका है वो भी एक रिपब्लिक था यूएसएसआर का, और यहाँ पर मुस्लिम एथनिक ग्रुप बहुत बड़े स्तर पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन का व्हेन वाज द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश। बेसिकली चाइना जो राज्य है वो बना कब, ये पूछा गया था 1949 में वो देश आज़ाद हुआ था, और उसके बाद ही चाइना गणराज्य की स्थापना करी गई थी 1949। अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशन इन चाइना। तो जो चाइना आपका है, चाइना के 4 क्षेत्रों में किसने आधुनिकीकरण को लेकर के आया था, अलग अलग सेक्टर थे उसमें, डिफेंस था आपका, आर्थिक क्षेत्र था, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र थे, साइंस था बेसिकली। तो इन सभी क्षेत्रों में कौन एक तरीके से मॉडर्नाइज किया, किसने इसको आधुनिक किया, वो सवाल है आपका। तो चाउ एनलाई जो थे यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने ही उन सभी सेक्टर्स को मॉडर्नाइज किया था, यानी कि उनमें आधुनिक चीज़ें लेकर गए, एक बड़े स्तर पर उन चीज़ों को संभाला, तभी वो तो देश बहुत ज़्यादा आगे है ना।
चलिए अगला है द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1958 बाय। तो जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आप सुनते हैं वो 1985 में फॉर्म्ड हुई थी। किसके द्वारा हुई थी भाई? तो यूरोप की जो 6 कंट्रीज है उनके जरिए हुई थी। बाद में इसी ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन की जगह ले ली थी धीरे धीरे, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी कम्युनिटी बनी। और ऐसी ही एक कम्युनिटी कौन सी है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है। और ऐसे करके और भी कम्युनिटी बनी थी, एटॉमिक वाली भी बनी थी, व्यापार वाली भी बनी थी। बेसिकली ऐसे करके बना करके उन लोगों ने क्या बना था भाई? यूरोपीय यूनियन बना दिया था। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो फॉर्म हुई थी 1958 में, वो कितने देशों ने बनाई थी? बेसिकली 6 कंट्रीज थी यूरोप की, उन्होंने इसको बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, द मेजर लैंडमार्क इन द इंडो चाइना रिलेशन वॉज। तो भारत और चीन के संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो लैंडमार्क है वो पूछा जा रहा है। तो वो जो था शुरुआत में क्या था कि हमारे रिश्ते चाइना से उतने बढ़िया नहीं थे एकदम, लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें नेहरू की, तो नेहरू के टाइम पर चाइना से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। बाद में 1962 का वॉर होता है चाइना के साथ हमारा, और वहाँ से रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन जब राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना में, उसके बाद से जो रिश्ते थे वो ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन अभी भी रिश्ते खराब ही हैं। अगला क्वेश्चन, WTO, ये आपको पता ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यूराटॉम। ठीक है, यूराटॉम लिखा हुआ है ये। तो यूराटॉम जो आपका होता है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अभी मैंने बताया था ना कि यूरोप में क्या हुआ था कि देशों ने मिलकर के अलग अलग कम्युनिटी बनाई थी, तो वो भी एक ये कम्युनिटी है यूरोपियन यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है आसियान, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, तो साउथ ईस्ट एशिया कौन सी कंट्री है? तो भारत जो आप देखते हैं, भारत के जो साउथ ईस्ट एशिया में, जो साउथ ईस्ट वाले इलाके में जो पड़ती है, फिर जब आप वर्ल्ड का जब आप मैप देखेंगे तो साउथ ईस्ट वाला जब आप एरिया देखेंगे, जहाँ पर थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इधर 10 कंट्री है टोटली, ब्रुनई है, फिलीपींस है, उन सभी देशों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया था जिसको क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन। तो यूएन में बहुत सारे देश जो है वो बजट बेसिकली पेश करते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड लार्जेस्ट जो पूछा गया वो कौन है? तो वो है आपका जापान। और पहले पे कौन आता है? USA आता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड चाइना बिकम अ मेंबर ऑफ WTO। बेसिकली चाइना जो है WTO को कब ज्वाइन करता है वो पूछा गया, तो 2001 में। और यहाँ से ये समझिए कि उसने पूरे के पूरे विश्व में अपने व्यापार को बढ़ाया था। तो 2001 में WTO का सदस्य बना कौन? चीन। इन विच ईयर वॉज OEEC इस्टेब्लिश। तो 1948 में OEEC जो आपकी संस्था थी उसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका, इन नेपाल देयर वॉज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द किंग एंड। तो देखिए नेपाल में वहाँ पर राजा का शासन था, उस राजा के शासन को हटाया भी गया था। तो यहाँ पर जो राजा की जो सेना थी उसका संघर्ष किसके साथ हो रहा था, ये सवाल पूछा गया। तो वहाँ के जो माओइस्ट लोग थे उनके साथ इसका संघर्ष देखा जा रहा था। माओवादी का मतलब क्या होता है? तो देखिए माओवादी वो होते हैं बेसिकली जो माओ जेडोंग, आपने नाम सुना होगा, बेसिकली नहीं सुना होगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। बट जो चाइना आप देश देखते हैं, उस चाइना देश में एक अलग पॉलिसी लाने वाले नेता थे, उन्हीं का नाम था माओ जेडोंग। और माओ जेडोंग ने ही जो पॉलिसी लाई बेसिकली उसी को कम्युनिस्ट पॉलिसी कहा जाता है, कम्युनिज्म कहा जाता है। बेसिकली कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सब एक जैसे मिलते जुलते ही है। ठीक है, तो जो कम्युनिस्ट जो होते हैं, जो माओ की आइडियोलॉजी को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को माओवादी कहा जाता है, फिर माओइस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्री दैट इज भूटान बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। तो भूटान के विकास में सहायता का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा देश है? तो वो आपका इंडिया है। इंडिया जो है आपका भूटान का पड़ोसी देश है, और भारत जो है भूटान को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है द साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क चार्टर ऑन। तो सार्क चार्टर जो था आपका साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है ये बेसिकली। और इस पे जो चार्टर पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब पूछा जा रहा है? बेसिकली सार्क जो था आपका वो बना कब? तो 8 दिसंबर 1985 को जो सार्क आपका है वो बन गया था। अगला क्वेश्चन है, सार्क भी आपका एक समूह है देशों का, जैसे कि आसियान समूह है, यूरोपियन यूनियन समूह है, वैसे ही सार्क भी आपका एक समूह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इन द पॉलिटिकल फील्ड पाकिस्तान लेक्स। तो राजनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान में किस बात की कमी है? तो वहाँ पर जो कमी है भाई कि उनके पास जो सपोर्ट नहीं है इंटरनेशनल, कि भाई वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश रहे। तो जो ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे हैं वो हो सकता है। हालांकि वहाँ पर एजुकेटेड लीडर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं जो वहाँ पर लोकतंत्र को नहीं आने देते हैं। हालांकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स तो बड़े स्तर पर चलते ही हैं, और वहाँ की जो प्रेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्री है, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है। तो यहाँ पर जो कमी वाला बताएंगे आपको, कौन सा बताएंगे? जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो बाहर की जो शक्तियाँ हैं ना, वो पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा देती हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है, अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द साउथ एशिया विद द माओइस्ट गुरिल्ला, यानी कि दक्षिण एशिया में एक भूमिबद्ध देश जिसमें माओवादी विद्रोही हैं, वो कौन सा वाला है? लैंड ऑफ कंट्री कौन सी है भाई? तो जब आप मैप देखेंगे तो लैंड ऑफ कंट्री है आपका भारत के पास में कौन सा है दक्षिण एशिया का हिस्सा, तो वो है आपका नेपाल। हालांकि इसका भूटान भी हो सकता था, बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या पूछा भाई, माओइस्ट गुरिल्ला। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राजा के साथ संघर्ष किसका देखा गया था, माओइस्ट गुरिल्ला का, और यहाँ पर लैंड ऑफ कंट्री है, माओइस्ट है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब तक? बेसिकली तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कब तक चली थी? 2006 इसका आंसर है आपकी किताब के हिसाब से। तो अगर आपके पास न्यू किताब नहीं है तो आप वो न्यू किताब के हिसाब से ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड होती हैं। पिछली कुछ किताबों में ना पूरी जानकारी नहीं है नेपाल की, और कुछ किताबों में तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर इसका आंसर होगा 2006। अगला क्वेश्चन, द 7 पार्टी अलायंस इज अ कॉलिशन ऑफ, तो 7 पार्टी अलायंस जो था आपका वो कौन से गठबंधन था, किन पार्टियों का था? तो यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी किसकी, नेपाल की, उन्हीं का गठबंधन था आपका ये। इन्होंने एक तरीके से नेपाल को आगे बढ़ाया था और यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर के आए थे। खैर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है IPKF, तो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो कि श्रीलंका गई थी राजीव गांधी के कार्यकाल में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही है। देखिए, इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वाज लीड बाय, तो देखिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो जब भारत देखेंगे, भारत का जो ईस्टर्न इलाका जहाँ देखते हैं आप, असम हो गया, मणिपुर, मिजोरम, तो यहाँ पर कौन सा देश है भाई आपका, बांग्लादेश। तो उसी बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और अभी वाला जो पाकिस्तान है आपका कौन सा है, वो वेस्ट पाकिस्तान है। तो इनके बीच में जो संघर्ष हुआ था, बेसिकली पहले दोनों एक ही पाकिस्तान थे, लेकिन यहाँ पर आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन को लीड किसने किया वो पूछा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने इसको लीड किया था, और तभी जाकर के बांग्लादेश एक अलग देश बन पाया, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान ही क्या बन पाया, बांग्लादेश बन पाया। किसके द्वारा भाई, शेख मुजीबुर रहमान की वजह से। चलिए, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने नॉन परमानेंट मेंबर है, तो वो होते हैं भाई आपके 10, और परमानेंट कितने होते हैं भाई 5। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, IAEA, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो आपका है, यानी कि ये जो भी एटम बम्स होते हैं उसको लेकर के एक संस्था बनाई गई थी। ये विश्व स्तरीय संस्था है, जैसे कि UNO है, वैसे करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं इसको, हेडक्वार्टर है आपका, ये यूरोप में ही एक देश है, वहाँ पर है। तो अगर आपको उसका पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा देश है। अगर आपकी पढ़ाई वगैरह सही चल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बैक इन 1945 वर, यानी कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले मूल सदस्य कितने थे? तो शुरुआत में पूछा गया कितने थे, हालांकि शुरुआत में 50 ही थे, बट बाद में एक और देश आया था, पोलैंड टाइप का एक देश आया था, कि सूडान आया था बेसिकली, एक देश आया था लास्ट में, नहीं पोलैंड ही आया था, और उसके बाद क्या हुआ कि 51 देश हो गए थे। यानी कि स्टार्टिंग में तो 50 ही देश थे जो मिलकर के क्या बना रहे थे, संयुक्त राष्ट्र बना रहे थे, बट बाद में लास्ट में पोलैंड जुड़ा, और उसके बाद वहाँ पर टोटल जो नंबर्स हो गए इसको शुरुआत वाले जिन्होंने इसको बनाया वो कितने थे भाई, 51। और भारत इनमें से नहीं था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका था वो, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो 24 अक्टूबर को बना था, और उस दिन 51 देशों ने साइन किया, ठीक है। और भारत ने ज्वाइन किया भाई 30 अक्टूबर को, ओके। तो 51 में इंडिया नहीं था, बाद में इंडिया ने ज्वाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द, तो यूएन का मोस्ट एक तरीके से विजिबल फिगर कौन है, जो सबसे यहाँ पर मेन है, वो कौन होते हैं, सेक्रेटरी जनरल। और अभी के टाइम पर कौन है भाई, अभी के टाइम पर है, क्या नाम है, एंटोनियो गुतेरस। आपने फोटो देख रखी होगी एंटोनियो गुतेरस की, नहीं देखी होगी तो आप गूगल पर सर्च करके देख लेना। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइग लीव वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ, तो जो ट्राइग लीव हैं वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे UNO के, तो वो कहाँ के थे भाई, नॉर्वे के थे। अगला क्वेश्चन, द 2 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आर, तो जो मानव अधिकार है उसके 2 पहलू पूछा गया, वो कौन कौन से, तो वो नेचुरल और जो लीगल एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू, यही इसका आंसर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, फिर भी खैर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आर टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ, पीसफुल यूज ऑफ किसका, अब इसी में आंसर छुपा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, तो बेसिकली किसका हमें पीसफुल यूज करना है भाई, तो न्यूक्लियर जो एजेंसी होती है, सॉरी एनर्जी होती है, जो अभी आपने सुना होगा, एटम बम सुना होगा, जिनका इस्तेमाल जापान पर किया गया था, इसका इस्तेमाल हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है, बिजली बनाने के लिए करना है, अस्पतालों में करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए ही करना है, हथियार नहीं बनाना है आपका, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था। चलिए, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, तो WTO जो है आपका वो कब सेटअप हुआ, तो वो है आपका 1995, और 1995 से पहले वो गेट था, ठीक है।
जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड दोनों में से कन्फ्यूजन है, हालांकि यही है टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका, द मोर वेटेज टू द इंडियाज प्रपोजल फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से भारत के पक्ष में आप कहेंगे कि भाई उसको सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि भारत आज के समय में बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बताया जाता है भी। यहाँ पर जल्दी जो भी है सरकारें यहाँ पर गिरती वगैरह नहीं है, गिरती हैं तो तुरंत बन जाती हैं, यहाँ पर विद्रोह वगैरह नहीं होता है। तो ये एक इसका मोस्ट फेवरेबल आंसर होगा कि भाई हमें इस आधार पर यूएन की जो परमानेंट मेंबर की सीट है वो दे दी जाए। चलिए, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल ICJ जिसको कहा जाता है, कितने जजेस होते हैं भाई इसमें? 15। चलिए, एक्सपेंड स्टार्ट। तो स्टार्ट आपका क्या है ये पूछा जाता है। स्टार्ट जो आपका है वो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है। ये वही ट्रीटीज़ हैं जिसके ज़रिए जो भी देश थे जो हथियार वगैरह बना रहे थे उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इन सब ट्रीटीज़ को साइन करवाया गया था। और इनकी शुरुआत वही दो देशों ने करी थी, रशिया USSR, मतलब USSR ही रशिया बना बाद में, और एक देश कौन सा है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक ट्रीटी है जिसके ज़रिए आर्म्स पर कंट्रोल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन। तो 1968 में इसको भी लाया गया था, NPT कहा जाता है इसको, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। चलिए, द तुत्सी ट्राइब। जो तुत्सी ट्राइब जो आपका है वो कहाँ पाई जाती है? तो जो देश आप देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आप कॉन्टिनेंट देखते हैं वहीं पर एक देश है कौन सा? रवांडा, और वहाँ पर तुत्सी जनजाति पाई जाती है। चलिए, डिसआर्मामेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ। तो जो निशस्त्रीकरण है के लिए सभी राज्यों को कुछ प्रकार के त्याग करने की आवश्यकता होती है। बेसिकली डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है कि आपके पास शस्त्र नहीं होने चाहिए। तो किस चीज़ का आप त्याग करेंगे? वेपन्स का। तो ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल पॉवर्टी इज अनदर सोर्स ऑफ। तो जो वैश्विक गरीबी आप देखते हैं, उसका एक और सोर्स क्या है? तो इनसिक्योरिटीज़ का सही आंसर है, यानी ग्लोबल पॉवर्टी इज अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो विश्व स्तर पर गरीबी वगैरह नहीं बढ़नी चाहिए, इसी को हमें कम करना चाहिए। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका, ह्यूमन राइट्स आर क्लासीफाई इनटू। तो मानवाधिकारों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो जो आपके होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, अलकायदा अटैक अमेरिका ऑन विच डेट। तो 9/11 आपने घटना सुनी होगी जिसमें अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, 3000 के आसपास लोग मारे गए थे। ओसामा बिन लादेन का भी आपने नाम सुना होगा। तो वो वाला जो हमला हुआ था उसकी डेट पूछा जा रहा था। तो 11 सितंबर 2001, यानी कि 9/11। 9 का मतलब यहाँ पर सितंबर है, मतलब वहाँ पर क्या होता है, मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। तो इसीलिए 9 का मतलब सितंबर और 11 वहाँ की डेट। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए, पॉवर्टी इन साउथ एशिया हैज़ लीड टू, यानी कि दक्षिण एशिया में गरीबी ने डैश को जन्म दिया। अब देखिए भाई, गरीबी ने किसको जन्म दिया? माइग्रेशन को जन्म दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गरीबी बेसिकली यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं इन जगहों को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? माइग्रेशन। तो इसकी वजह से, यानी कि गरीबी की वजह से लोगों ने क्या किया भाई? माइग्रेट करना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, डैश रेफर टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी कि ऐसी राजनीतिक हिंसा, डैश ऐसी राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो नागरिकों को जानबूझकर और बिना भेदभाव के निशाना बनाती है। तो ये कौन सी हिंसा है भाई? टेररिज्म है, यानी जिसमें क्या होता है, इसमें लोगों को निशाना बनाया जाता है बेसिकली, चाहे वो कोई से भी हो। जैसे कि टेररिज्म, आतंकवाद के बारे में जानते ही होंगे, तो यहाँ पर आतंकवाद आंसर है, यानी कि टेररिज्म रेफर्स टू अ पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, तो बिना भेदभाव के निशाना बनाया जाता है, इसका जानबूझ करके। चलिए, अलकायदा आपका कौन सा समूह है? तो अलकायदा जो आपका है वो एक इस्लामिक मिलिटेंट्स का समूह है, बेसिकली आतंकवादियों का समूह है। यहाँ पर इस्लामिक वर्ड लिखा गया है जो कि सही नहीं है। खैर, अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइन एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन। तो इंडिया ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। तो वो कब किया गया था? क्योंकि ये तो आपका आया था 1997 में, लेकिन स्टार्टिंग में इसको छूट दी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में ही कि भाई भारत को अभी अपना विकास करना है तो बहुत सारी चीज़ों में छूट वगैरह मिल सकती है। तो इंडिया ने अपना उन सब चीज़ों को निभाया और बाद में अगस्त 2002 में इसके ऊपर साइन किया था। यानी कि जो क्योटो का प्रोटोकॉल 1997 में आया था उस पर स्टार्टिंग में इंडिया ने साइन नहीं किया था, उस पर बाद में साइन में किया था अगस्त 2002 में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल जो आपका है कि मूल निवासी जो भी जनजाति होती है उनके लिए वैश्विक स्तर पर एक परिषद की स्थापना करी गई। तो वो कब करी गई थी वो पूछा गया, ताकि उनके अधिकारों का रक्षा वगैरह किया जा सके। तो वो आपका 1975।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्रेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली वही है कि भाई हमें क्या करना है कि जो भी हमें विकास वगैरह करना है वो आज के टाइम को भी देखना है और आने वाले टाइम को भी देखना है, और हमें ऐसे इस्तेमाल करना है कि भाई आने वाले टाइम को भी चीज़ें मिल सकें, हम थोड़ा कम इस्तेमाल करें ताकि वो फ्यूचर में बची रह सके। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें जो विकास करना है वो करना तो है विकास, लेकिन फ्यूचर का सोच करके करना है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बचा करके करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला स्मॉग। स्मॉग क्या होता है भाई? स्मॉग जो आपका होता है वो स्मोक और फॉग का एक तरीके से मिश्रण होता है। बेसिकली एक क्वेश्चन आपका आया है किससे? पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो स्मॉग यानी कि स्मॉग जो आपका है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, स्मोक एंड फॉग से। जो नेचुरल वाला आप चैप्टर देखते हैं, नेचर वाला, उसी से ये क्वेश्चन है। स्मोक और फॉग का ही जो मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है भाई? स्मॉग कहलाता है। चलिए UNFCCC, तो UNFCCC, तो UN तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पर क्या है? फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के यहाँ पर ये संगठन बनाया गया था। UNO की ही एक शाखा है ये, ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है, या फिर जो भी देशों की बैठक वगैरह होती है वो इसके अंडर में होती है, UNFCCC के जरिए। ठीक है, नेचर से जुड़ा हुआ है ये भी। अगला क्वेश्चन, द मल्टीनेशनल कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन बिलोंग टू। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं माइनिंग की, वो किस देश की हैं? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि द मल्टीनेशनल कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। तो WMCA वाली जो कंपनी आप देख रहे हैं, वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, ये किस देश की पूछा गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है उस देश की कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स टू इंडिजिनस पीपल एज। तो भारत सरकार ने मूल निवासियों को क्या कहती है? बेसिकली इंडिजिनस पीपल को, तो उनको कहा जाता है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि ST ट्राइब्स। ठीक है, ST स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल दैट इज सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड इज। तो वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जो बताया जाता है वो किस जानवर को बताया जाता है? वो है आपका पांडा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का जो एक तरीके से सिंबल बताया जाता है वो कौन है? आपका पांडा जो जानवर है उसको बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमनलिटी, यानी कि वैश्विक समानता का एक उदाहरण हमें बताना है। तो यानी कि एक ऐसी चीज़ जो सबकी है बेसिकली, तो वो है आपका ओशनिक फ्लोर। ठीक है, इसके ऊपर सभी देशों का अधिकार होता है, और जो भी देश के आसपास के जो रीजन में जो हिस्सा पड़ता है वो उस देश का कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल द मेजर नेशन अग्री टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बाय। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल वाला है, तो उस टाइम बहुत सारे देशों ने इस चीज़ को सहमति जताई थी भाई। तो वो कौन सा समय था? तो आपका वो 2012 वाला समय था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे देश इस पर साइन करने से मना कर देते, क्योंकि अगर वो उस टाइम हाँ कर देते तो भाई वो अपना विकास नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है ना। और इसीलिए बहुत सारे देशों ने 2012 में जाकर के इसके ऊपर एक तरीके से सहमति जताई थी, क्योटो प्रोटोकॉल वाली। खैर, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। तो भाई वैश्वीकरण जो आपका होता है वो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना होता है, यानी कि बहुआयामी परिघटना, जिसमें मतलब हर एक क्षेत्र में मतलब एक तरीके से चीज़ें होती हैं, मतलब पैसा भी आता है देश में, व्यापार भी बढ़ता है, राजनीतिक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, संस्कृति भी लोगों की चेंज होती है। तो यहाँ पर समझना है कि आपको ये जो चीज़ें हो रही हैं वो एक मल्टी डायमेंशनल घटना है, परिघटना बेसिकली फिनोमिना को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण आखिर बढ़ा क्यों? तो वैश्वीकरण के बढ़ने का सबसे मेन जो कारण था आपका भाई वो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो जैसे जैसे आगे बढ़ी वो देशों के पास पहुंची, और इसी ने क्या किया? वैश्वीकरण को जन्म दिया। जैसे कि मान लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वो कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब कहाँ का है भाई? अमेरिका का है। अब भाई अमेरिका से यहाँ पर कैसे है? अब टेक्नोलॉजी ही तो है जो भी है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है आपका वो एक इंपॉर्टेंट कॉज है किसका? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का। तीसरा क्वेश्चन है इसका, ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू द फ्लो ऑफ आइडिया अक्रॉस। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो विचारों का प्रवाह जो है वो कहाँ तक बढ़ा है? तो नॉर्मल सी बात है, पूरे के पूरे विश्व में, यानी कि अगर आप कुछ भी चीज़ें करते हैं तो वो क्या है आपका पूरे के पूरे विश्व में वो जाएंगी। जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप पूरे के पूरे विश्व से जुड़े हुए, जो भी घटना घटती हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं, हम जो घटना यहाँ पर घटती है वो दूसरे देशों तक पहुंचती है। तो ये वो क्वेश्चन था। अगला, अकॉर्डिंग टू द राइटिस्ट व्यू इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू। तो जो भी दक्षिणपंथी दृष्टिकोण है, राइटिस्ट व्यू है, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी देश है वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं दूसरे देशों पर। ठीक है, चलिए
अगला है दिस टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ग्लोबल मार्केट एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, यानी कि यह किस प्रकार का वैश्वीकरण, वैश्विक बाजारों और पूंजी, प्रौद्योगिकी और वस्तुओं के प्रभाव को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूंजी है, प्रौद्योगिकी है और वस्तुओं का प्रभाव है। तो जो तीनों जो चीज़ें आप ये देख रहे हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं भाई? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इससे पैसा बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो जाएगा। कल्चर वाला क्यों नहीं जाएगा भाई? कल्चर वाला इसलिए जाएगा कि इसमें कोई संस्कृति, खान पान तो नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन 1986 टू 1987 द ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया टच ऑन ऑल टाइम हाई ऑफ, यानी कि 1986 से 87 में भारत का समग्र राजकोषीय घाटा, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो घाटा था वो कितने परसेंट डीजीपी बोल रहा हूँ मैं, जीडीपी पर एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो उसका जो आंसर आपका वो 9% ऑफ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको, सकल घरेलू उत्पाद। और ये जो डेटा है ये आपके बुक में ही से डेटा लिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला। चलिए अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिकेम एन, तो स्टार्टिंग में जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जब हम गुलाम थे, तो उस टाइम जो भारत था वो क्या था? तो जो भारत आपका था वो प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल का क्या था? एक्सपोर्टर था। क्योंकि हम क्या करते थे स्टार्टिंग, मतलब कि हम चीज़ें बनाते नहीं थे, है ना, हम क्या करते थे ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको बेसिकली ब्रिटेन यहाँ से लेके जाता था और वहाँ से फाइन गुड्स में चेंज करके लाता था। यानी कि हम रॉ मटेरियल्स देते थे और बाहर चीज़ें बन करके आती थी और फिर यहाँ पर बेची जाती थी। तो भारत कॉलोनियल पीरियड में क्या था? वही प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर था और रॉ मटेरियल्स का भी। अगला क्वेश्चन, विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड, यानी कि बाजारों के वैश्वीकरण के साथ दुनिया भर के उपभोक्ताओं के स्वाद और वरीयताएं जो आपकी आई हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही से उच्चारण इसके अंदर नहीं किया गया है, तो आप इसको ना देखें, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सीधा। हाँ, क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन अनइवन इन इट्स इम्पैक्ट एंड ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, सही बात है। अनइवन इम्पैक्ट इसका देखा जाता है, अलग अलग देशों पर इसका अलग अलग प्रभाव इसका देखा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो सभी देशों पर बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं? तो फॉरेन के टीवी चैनल्स बिल्कुल हैं भाई, कोका कोला और पेप्सी बिल्कुल है भाई, सेंसिव ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो तीनों के तीनों है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, चलिए ये हमने फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट कर ली है और एक काम करते हैं, एमसीक्यू के 2 वीडियो मैं बनाता हूं और इस वाले में केवल फर्स्ट बुक कवर करता हूं और अगली जो वीडियो है उसमें मैं सेकंड बुक को एक तरीके से लेकर के आऊँगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। वरना एक वीडियो में क्या होगा कि थोड़ा सा हो जाता है यार कि 2 वीडियो हैं, एक ही वीडियो में अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है सही से, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला आपका हो जाएगा एमसीक्यू वाला फर्स्ट बुक का और जो दूसरी वीडियो आएगी वो एमसीक्यू सेकंड पार्ट की आएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी लाऊंगा बुक 1 बुक 2 का, फिर लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा बुक 1 बुक 2 का। तो आप ये पूरी सीरीज से मेरे साथ जुड़े रहें और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और बात, जो मेरी सीरीज़ की वीडियो आने वाली है वो मैं चाहूँगा आप पूरी की पूरी देखें, तो ही आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जिसमें मैं सेकेंड पार्ट को कवर करूँगा एमसीक्यू वाला। ठीक है, चलिए टाटा, गुड बाय।